कहलाएंगी, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके बाहर निकल के आएंगी तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर देंगी, एक फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ को ओरिजिनेट करेगा, और उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस जो इस बॉक्स में से क्रॉस होंगी, तो जितनी फील्ड लाइंस इस बॉक्स में से बाहर निकलेंगी यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी वो सब। तीसरी सिचुएशन हमारे पास कौन सी है? थर्ड सिचुएशन पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ चार्ज है। थर्ड सिचुएशन में सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो कंटेनर से बाहर कहीं स्टार्ट करते हैं फ्लक्स के बारे में। तो पहले हम फ्लक्स को समझेंगे कि फ्लक्स है क्या। ये जो फ्लक्स द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो, ये हमें क्या बताता है, जब भी कोई क्वांटिटी अगर किसी में से बह के जा रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। चाहे वो पानी का बहाव हो, चाहे वो वाटर फ्लो हो, चाहे वो पाथ ऑफ लाइट हो, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर यदि हम बात कर रहे हो। तो पहले सबसे हम पाथ ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। यदि अगर हमारे पास ये एक एरिया एलिमेंट है, इस एरिया में से यदि कुछ लाइट हमारे पास लाइट इंटेंसिटी पास हो रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ एक डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर यदि ये पास होगी तो ही वो कहलाएगा कि ये इसका फ्लक्स बन चुकी है। तो इसी तरह से अगर यदि हमारे पास जब हम इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि उसका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका बहाव जो है वो कम हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर ये इंक्रीज है। तो इस तरह से एरिया के ओरिएंटेशन पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो उसमें से बह के निकल रही है या जो क्रॉस होकर निकल रही है वो कम या ज्यादा हो सकती है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये एरिया के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है उसमें से कितना फ्लो होकर के बह रही है। इसी तरह से यदि हम फील्ड लाइंस को देखें, यदि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कंसंट्रेट करें जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो हम देखते हैं अगर यदि हमने किसी स्पेस में हेल्ड कर रखा है और वहां उस स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके बाहर निकल के आएंगी तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर देंगी, एक फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहां को कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे। इसी तरह से यदि हम देखें अगर हमारा एरिया छोटा है तो इसमें से हमें दिख रहा है कि केवल एक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस हुई है, तो खाली एक ही फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी की फील्ड लाइंस अपने आप में एज अ फील्ड लाइंस ही रहेंगी। केवल वही फील्ड लाइन जो कि इस एरिया में से क्रॉस हुई है कंस्टिट्यूट करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। इसी तरह अब हम देख रहे हैं ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, यानी कि मोर द फ्लक्स अब उसमें से क्रॉस हो रहा है, तो हम उन्हीं फील्ड लाइंस को किसका नाम दे देंगे, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देंगे। तो यानी जितनी फील्ड लाइंस उस एरिया में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस होकर बाहर निकलेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तब हम थ्योरेटिकल डिस्कशन पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड एंड हियर इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। जो भी हम फ्लक्स लेते हैं वो हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वेक्टर फील्ड ही जो है एक अपनी डायरेक्शन के अंदर एक मूव कर रहा होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, बट इनको जो डिफाइन करता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में तो स्केलर क्वांटिटी है, बट ये डिफाइन किसको करती है या ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज है। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं कि अगर हमारे पास डेल्टा एस का एक प्लेनर सरफेस है और इस प्लेनर सरफेस में से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई जो है एक 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसमें से क्रॉस होकर जाती है तो हमारे पास एक क्वांटिटी निकल के आती है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स से डेल्टा फाई ई। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, डेल्टा फाई ई। इसको हम आगे जाकर के डिराइव करेंगे, बट जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से क्रॉस होंगी तो ये क्वांटिटी बन जाएंगे जिसको कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो देखिए, अगर हम इस वीडियो में देखें तो ये तो फील्ड लाइंस इस एरिया में से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है ये सारी के सारी कहां कंट्रीब्यूट करेंगी, दे विल बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आपको समझ आ गया कि जो भी फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फ्लक्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो हम वो सिचुएशंस अंडरस्टैंड करेंगे कि कब हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव होगा और कब जो है वो नेगेटिव होगा। तो लेट अस सी फर्स्ट पॉजिटिव फ्लक्स पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, व्हेन द फ्लक्स इज गोइंग फ्रॉम
inside to the outside, then we call it as a positive flux. अब अंदर से बाहर जाना मतलब ये कब पॉसिबल हो सकता है, तो उसके लिए हम एक फिगर डिपिक्ट करते हैं. लेट अस सी, एक हमारे पास कंटेनर है. इस कंटेनर में हमने पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज कर रखा है. कीप दिस इन माइंड, हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज को हमने इसमें एनक्लोज किया है. और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मालूम है कि दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी कि वो हमेशा इस सोर्स चार्ज से दूर की तरह जाती है. यानी कि अब अगर यदि इसको एक बॉक्स में बंद करके रखा है, हमने एक बॉक्स में कंटेन करके रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी वो कहां, अंदर से बाहर जाएंगे. यानी कि जो फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज है वो किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव फ्लक्स. तो वो पॉजिटिव फ्लक्स बनाएंगे. तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए निकलेंगी वो क्या बनाएंगी, पॉजिटिव फ्लक्स बनाएंगे. इसी तरह से अगर यदि हम इस बॉक्स के डायमेंशंस को सेम रखते हैं पर एक इसमें ट्वाइस ऑफ द चार्ज एनक्लोज कर देते हैं, यानी अब इस बार हम +2q मैग्नीट्यूड का चार्ज इसमें रखते हैं, तो हमें मालूम है जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट करेगा और उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस जो है इस बॉक्स में से क्रॉस होंगी. तो जितनी फील्ड लाइंस इस बॉक्स में से बाहर निकलेंगी, यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी, वो सभी क्या करेंगी, डबल द फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी. तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, अगर हमारे पास लेस अमाउंट का चार्ज है तो फ्लक्स लेस होगा, और डबल द अमाउंट का चार्ज है तो हमारा फ्लक्स भी उसी प्रोपोर्शन में, यानी चार्ज के प्रोपोर्शन में ही हमारे पास वो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा. और पॉजिटिव फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से फील्ड लाइंस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है. अब एक और कंसेप्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर कि इफ वी डबल द बॉक्स डायमेंशन, जनरली बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अगर यदि हम बॉक्स की डायमेंशन डबल कर देंगे तो फ्लक्स भी डबल होगा, बट दिस इज अ मिसकंसेप्ट हियर. यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर यदि हमने बॉक्स की डायमेंशंस को डबल कर लिया हो पर चार्ज का मैग्नीट्यूड वही सेम रखा है, +q चार्ज, यहाँ पर हमने क्या रखा है, केवल एक पॉजिटिव q चार्ज रखा है, तो उसके उस q चार्ज की जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, सिर्फ उतनी ही फील्ड लाइंस, उतने ही कितना ही बड़ा बॉक्स क्यों ना हो, केवल लिमिटेड फील्ड लाइंस ही क्रॉस करेंगी. तो यानी कि फ्लक्स जो है केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, बॉक्स की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो डबलिंग द बॉक्स डायमेंशंस डज नॉट चेंज द फ्लक्स. ये जनरली मिसकंसेप्ट है. फ्लक्स जो है केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, पर अगर हम बॉक्स या किसी कंटेनर की जिस एरिया में से वो क्रॉस हो रहा है उसका डायमेंशन बढ़ा देंगे तो फ्लक्स हमारे पास सेम क्वांटिटी का रहेगा, उस पर कोई असर नहीं आएगा. नेक्स्ट है नेगेटिव फ्लक्स. अब हम देखते हैं नेगेटिव फ्लक्स कब होता है. फ्लक्स व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेगेटिव फ्लक्स. यानी नेगेटिव फ्लक्स कब बनेगा, जब फील्ड लाइंस बाहर से अंदर आएंगी. अब ये सिचुएशन कब हो सकती है, यदि अगर हम एक कंटेनर में नेगेटिव चार्ज को अगर हम रखते हैं, हमारे पास मालूम है अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज रख रखा है तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वे टुवर्ड्स द चार्ज आती है, यानी चार्ज की तरफ आती है. अगर ये बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है तो बॉक्स के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे कि फील्ड लाइंस जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी. सो ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉक्स को क्रॉस करके अंदर आएंगी वो किसको कंट्रीब्यूट करेंगी, वो सारी फील्ड लाइंस नेगेटिव फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी. और इसमें भी हमारे पास वही सिचुएशन है, अगर सेम कंटेनर में हम डबल द चार्ज रख देते हैं, यानी यहां पर अगर हम -2q चार्ज को रखते हैं तो हमारे पास फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, और उतनी ही फील्ड लाइन जब बॉक्स के अंदर एंटर करेंगी तो हमारे पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, उतने ही अमाउंट से डबल हो जाएगा, हमारा फ्लक्स भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली इसका तीसरा कंसेप्ट भी यही है, अगर हम बॉक्स की डायमेंशंस को इंक्रीज करते हैं और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखते हैं तो फ्लक्स पर कोई असर नहीं आएगा, फ्लक्स विल रिमेन द सेम, भले ही हम बॉक्स की डायमेंशंस को कितना ही बड़ा क्यों ना कर दें. तो आई होप ये नेगेटिव फ्लक्स समझ आ जाएगा. जब भी कोई फील्ड लाइंस बाहर से अंदर आती हुई दिखाई देंगी तो वो फील्ड लाइंस हमें किसको बतानी है, उनको हमें ऐसे नेगेटिव फ्लक्स की तरह हमें ट्रीट करना है. ये था कंसेप्ट. अब हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो जीरो फ्लक्स की तरफ भी कंट्रीब्यूट करती है. तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, जीरो फ्लक्स कब पॉसिबल होगा. जीरो फ्लक्स तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी, यानी कि हमने स्पेस में कंटेनर को रखा है बट उस स्पेस में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर क्या है, जीरो है. तो कोई सोर्स चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पर कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो जीरो होगा. सेकेंड सिचुएशन क्या है, अगर हमने कंटेनर में चार्ज तो रखा है बट वो चार्ज किस तरह का है, इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, यानी +q अमाउंट का है तो -q अमाउंट का भी चार्ज सेम कंटेनर में रखा है. तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, +q की वजह से जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी तो उतनी ही फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से बाहर से अंदर आएंगी.
यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हमारे पास इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, हमारे पास इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। वहीं हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका उल्टा होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का है तो हमारे पास उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, आउटसाइड टू इनसाइड आएंगी, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, तो वो दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो अगेन हमारे पास जब नेट चार्ज ही जीरो हो गया बॉक्स कंटेनर के अंदर, तो हमारे पास जीरो फ्लक्स सिचुएशन की तरफ ये कंडीशन जाती है कि व्हेनेवर एक बॉक्स के अंदर अगर हम इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का अगर यदि हम चार्ज रखते हैं तो हमारे पास जीरो फ्लक्स कंडीशन आती है। तीसरी सिचुएशन हमारे पास कौन सी है, थर्ड सिचुएशन पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ चार्ज है। थर्ड सिचुएशन में सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो कंटेनर से बाहर कहीं दूर कहीं रखा है। नाउ दिस सोर्स ऑफ चार्ज विल ओरिजिनेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो फील्ड लाइंस के कंटेनर के थ्रू पास हो रही है। तो जो जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस उससे वापस बाहर भी आएंगी दूसरे फेज से। तो हम क्या कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कंटेनर विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर की थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फेज से, उतनी ही फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरे फेज से बाहर जा रही है। तो अगेन ये वाली सिचुएशन भी हमारे पास क्या करेगी, जीरो फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास थ्री सिचुएशंस है। फर्स्ट सिचुएशन जब हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है चार्ज का। सेकेंड सिचुएशन जब हमारे पास सोर्सेज ऑफ चार्ज हैं बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, तब भी हमारे पास जीरो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड सिचुएशन है जब हमारे पास व्हेन द सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो कंटेनर से बाहर की तरफ सिचुएटेड है, कंटेनर के अंदर नहीं है, देन ऑल्सो हमारे पास क्या है, ये जीरो फ्लक्स सिचुएशन की तरफ डिफाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस। जैसे हमने एरिया वेक्टर में समझा था ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेस, इसी तरह से हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो जब भी अगर हमारे पास थ्योरेटिकली लिखने को आएगा तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। अब अगर यदि हमारे पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास की वर्ड आ रहा है नॉर्मली, द फील्ड लाइंस दैट क्रॉस नॉर्मली, यानी कि जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया में से निकल के बाहर आती हैं, उन्हीं फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अब हम यहाँ पर डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं। तो यानी कि यदि अगर हम देख रहे हैं एक हमारे पास डेल्टा एस एरिया है, ये फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फ्लक्स। तो सबसे पहले हमने एक एरिया लिया है डेल्टा एस, उसमें से उसको हमने स्पेस में रखा और स्पेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से क्रॉस हो रही है। दे आर नॉट एट 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बट हाँ किसी एक एंगल पर ये इस एरिया को क्रॉस करती हुई निकल रही है। तो अब हमें फ्लक्स के अगर यदि हमें डिफाइन करना है तो फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है, वो है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर देखेंगे, इस वाले सेकंड फिगर में। इस सेकंड फिगर में उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले तो उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके कंपोनेंट पार्ट में तोड़ेंगे। अब हमें मालूम है कंपोनेंट पार्ट में कैसे टूटता है, अगर इफ इट इज अ वेक्टर तो हम उसका एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक हम इसके लिए वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। नो इसका अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ, अब हमको मालूम है कि एरिया को हम एरिया वेक्टर की तरह कैसे डिनोट करेंगे, एरिया के बाहर की तरफ हम एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट इज नॉर्मल एन कैप वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एन कैप वेक्टर के साथ एक एंगल थीटा बनाता है तो बेस कॉम्पोनेंट यानी इसके एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो कहलाएगा ई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो कहलाएगा हमारे पास ई साइन थीटा। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट में से वही कंपोनेंट देखना है जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि ई कॉस थीटा कंपोनेंट पर हमें कंसंट्रेट करना है। तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, फ्लक्स की तरफ लेके जाएगा। तो यहां हमें लिखना क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया वेक्टर। तो यानी हमने सबसे पहले एरिया वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया है, एन कैप से रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और उनके बीच का एंगल थीटा हमको लिखना है। थीटा किसके बीच का वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर। अब हमको मालूम है जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस की है, तो डेल्टा फाई एक हमारे पास फिगर आता है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ई कॉस थीटा। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिन्होंने कि उस एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस किया है इनटू द सरफेस एरिया, जितने एरिया को वो क्रॉस कर रही है। तो इसको जब हम सॉल्व करके देखेंगे तब हमको मालूम है कि ई जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डेल्टा एस भी हमने क्या है, एरिया को भी हमने एक वेक्टर क्वांटिटी लिया है। तो हम इसको किसके थ्रू शो कर सकते हैं, ई डॉट डी डेल्टा एस की तरह हम इसको शो कर सकते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई। तो अब हमने एक फ्लक्स को डिफाइन कर दिया, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स और द फॉर्मूला डेरिवेशन। तो हम फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, ये है ओपन सरफेस के लिए। जो भी फील्ड लाइंस इस पे एक आर्बिट्ररी
एंगल में एंटर कर रही हैं, तो हमें उनका केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी, वही कंपोनेंट लेना है जो कि 90 डिग्री पर उसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। तो यही दो स्टेप हैं जो कि आपको इसके डेरिवेशन में या इसकी डेफिनेशंस में लिखने हैं कि हमारे पास फ्लक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, यदि हम एक क्लोज्ड सरफेस से डील कर रहे हैं तो अब हमें मालूम है क्लोज्ड सरफेस को हम एक सिंपल एरिया यानी एक सिंगल एरिया वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पूरे सरफेस एरिया को नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा। यानी अगर यदि हमारे पास ये क्लोज्ड सरफेस है, फिगर 1 में देखिए ये क्लोज्ड फिगर है, तो हमें इसमें क्या छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लेने होंगे, और हर एक एरिया एलिमेंट का हमें क्या बनाना होगा, एक एरिया वेक्टर बनाना होगा। हर एक एरिया एलिमेंट का अलग अलग वेक्टर होगा। ये मैंने एरिया वेक्टर में भी समझाया है कि जब भी हम क्लोज्ड एरिया से डील करते हैं तो हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, और उन एरिया एलिमेंट का डायमेंशन इतना छोटा होगा दैट इज दे आर टेंडिंग टू 0। तो उस सिचुएशन में हमें फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। यानी कि अगर हमने यहां पर एक एरिया ले रखा है तो उसका एरिया एलिमेंट डी ए जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें एक छोटे एलिमेंट को डी फाई को पहले हम डिफाइन करेंगे। डी फाई है हमारे पास ई डॉट डी एस, ये हम पहले वाला आर्टिकल में डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से इस छोटे एरिया एलिमेंट का डी फाई लेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का डी फाई लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट का डी फाई लेंगे। ऐसे जितने हमारे पास एरिया एलिमेंट है उन सब के अगर हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, फाई ई इज द इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्मूला आता है क्लोज्ड सरफेस के लिए हमको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करना होगा, और फॉर्मूला वही रहेगा ई डॉट डी एस का। The total flux is equals to the integral of d phi over the entire surface which we write as integral over that closed surface। तो closed surface के लिए हमारे पास डेफिनेशन आ गई है फ्लक्स की, इंटीग्रेशन के साथ डिफाइन करते हैं, और ओपन सरफेस में हम सिंपल ई डॉट डी एस रखते हैं। और अब इसकी अगर यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें, फ्लक्स की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वो कहां से आएगी, यूनिट उसका हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है ई डॉट डी एस होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम अगर देखेंगे कि यूनिट क्या होती है हमारे पास, ये होता है फोर्स पर कूलम इनटू एरिया क्या है हमारे पास, दिस इज द एरिया। तो फोर्स पर कूलम का हमारे पास हो गया न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो इससे हमने इसका क्या किया है, ऐसा यूनिट डिराइव कर दिया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर।